हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों आज का क्लास हमारा ज्योग्राफी का होगा और ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बीपीएससी एग्जामिनेशंस में पूछी गई है उसको देखेंगे। तो यह जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोजाना आप लोग क्लास को कीजिए और स्किप मत कीजिएगा क्लास, क्योंकि स्किप करने से आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो क्लास को पूरा देखिए और रोजाना क्लासेस को देखने की कोशिश कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है। ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है सतलज, ऑप्शन सी है सिंधु, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए। और यह जो क्वेश्चन है जो बीपीएससी 39 में पूछी गई है, इसका सही जवाब होगा सभी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट अंगसी हिमनद से निकलती है। सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राकसताल से निकलती है और सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानस नदी किस नदी की उपनदी है। ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है कृष्णा, ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, ब्रह्मपुत्र। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्रह्मपुत्र की अन्य प्रमुख सहायक नदियों का नाम देख लेते हैं हम लोग। जल ढाका, तीस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, बूढ़ी, दिहांग, दिबांग और कोपिली। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलुंग त्वाशांगपो के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, चीन, भारत एवं बांग्लादेश होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी की तुलना करें। पहला पॉइंट से, अधिकांश हिमालयी नदियाँ 12मासी है जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर हैं। दूसरा पॉइंट है, हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। तीसरा पॉइंट है, प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है। तो कौन सा विकल्प सही होगा सो देखते हैं। पहला विकल्प में पहला और दूसरा है, दूसरा में केवल दूसरा और तीसरा कथन, तीसरा में केवल पहला और तीसरा कथन, चौथा में पहला, दूसरा और तीसरा कथन। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन होगा। अधिकांश हिमालयी नदियाँ 12मासी जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती, तो सही बात है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है, तो सही। तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन होगा, हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा होता है, तो पहला और दूसरा इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, देखिए इसकी डिटेल्स को देख लेते हैं। अधिकांश हिमालयी नदियाँ 12मासी होती जो कि हिमालयी ग्लेशियरों से जल प्राप्त करती हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर हैं। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। हिमालय नदी युवा नदी का उदाहरण है तथा ये प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक क्षरण का कारण बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कावेरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नर्मदा। नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुरा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन कौन सी है, तो नर्मदा नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी जो विंध्य एवं सतपुरा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। ऑप्शन ए, पहला है नर्मदा, दूसरा है ताप्ती और तीसरा है राप्ती।
कूट में देखते हैं, ऑप्शन ए में है पहला और दूसरा, ऑप्शन बी में दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी में है पहला तीसरा, ऑप्शन डी में पहला दूसरा तीसरा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा पहला और दूसरा। नर्मदा और ताप्ती जो है जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियों में नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, साबरमती नदी। राप्ती घाघरा की सहायक नदी है जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित हो रही है, अतः विकल्प ए सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए है गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। सही जवाब ऑप्शन बी होगा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कावेरी नदी जो है जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। ठीक है, कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी श्रेणी के ताल कावेरी से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई तथा क्या कह रहे हैं, हाँ 800 किलोमीटर तक लंबाई तथा 87,900 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु एवं पुदुचेरी से में विस्तृत है। ठीक है, पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहाँ यह श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीप का निर्माण करती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है। ऑप्शन ए है पलामू पहाड़ से, ऑप्शन बी अमरकंटक से, ऑप्शन सी है पूर्वी घाट से, ऑप्शन डी है अरावली से। देखिए स्टार लगाया हुआ है, तो इसके डिटेल्स को देखते हैं। सोन नर्मदा नदियों का उद्गम अमरकंटक से, जबकि महानदी धमतरी के सिहवा पहाड़ी से हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, दामोदर नदी निकलती है। ऑप्शन ए है तिब्बत से, ऑप्शन बी छोटा नागपुर के पठार से, ऑप्शन सी है नैनीताल के पास से, ऑप्शन डी है सोमेश्वर पहाड़ी की पश्चिमी ढाल से। सही जवाब होगा दामोदर नदी जो निकलती है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दामोदर नदी, दामोदर रिवर जो है जो छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी कुल लंबाई देखी जाए तो 592 किलोमीटर है। दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नहीं है? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है लूनी, ऑप्शन डी है नर्मदा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा लूनी। ठीक है, लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी के पश्चिमी ढाल से निकलती है। 495 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात यह कच्छ के रण में दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो लूनी नदी, एकमात्र लूनी नदी है जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके डिटेल्स में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बन सकता है। ठीक है, क्योंकि इस बार के एग्जामिनेशंस में आप लोग देख ही लिए कि बीपीएससी टीचर्स वाले एग्जामिनेशंस में भी कितने डिटेल्स में डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। तो डिटेल्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए डीपली आप लोगों को पढ़ना होगा। तो ध्यान रखिएगा कि कौन सी नदी जो कच्छ के रण में के दलदली क्षेत्रों में विलुप्त हो जाती है या फिर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, तो वह लूनी नदी है। ठीक है, अतः इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता है। शेष सभी समुद्र में मिलने वाली नदियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी है कोशी नदी, ऑप्शन डी है गंगा नदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कोशी नदी। ठीक है, कोसी अपनी भयंकर बाढ़ों तथा बार बार मार्ग परिवर्तन करने के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत की अन्य सभी नदियों में से कोसी नदी ने सर्वाधिक बार मार्ग
परिवर्तन किया है, को बदला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे मिलती है? ऑप्शन ए दक्कन का पठार, ऑप्शन बी सेंट्रल हाईलैंड, ऑप्शन सी छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन डी मेघालय का पठार, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, छोटा नागपुर पठार। ठीक है, दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियां जो है जो निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से दामोदर, कोयला और सुवर्ण रेखा नदियां निकलती। देखिए 67 पीपीएससी में पूछी गई है यह क्वेश्चन। दामोदर, कोयला और सुवर्ण रेखा नदियां छोटा नागपुर पठार क्षेत्र झारखंड से निकलती है। सुवर्ण रेखा स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि दामोदर हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ है? ऑप्शन ए है टर्शियरी, ऑप्शन बी है पर्मियन, ऑप्शन सी है क्रिटेशियस, ऑप्शन डी है ट्रायसिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, क्रिटेशियस। दक्कन ट्रैप पठार के गठन का प्रारंभ लगभग 66 मिलियन वर्ष पूर्व क्रिटेशियस काल के अंत में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन डी है पर्वतीय वन, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है? ऑप्शन ई है मिजोरम, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन बी है इसका नागालैंड, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में कथनों पर विचार कीजिए और सही की पहचान कीजिए। पहला कथन है, ग्रेट हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। दूसरा है, निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ वादियों के लिए जाना जाता है। तीसरा कथन है, शिवालिक बाह्य हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है। इसका देखते हैं ऑप्शन पहला में केवल वन और दूसरा कथन, ऑप्शन बी में है दूसरा और तीसरा कथन, ऑप्शन सी में है केवल पहला और तीसरा कथन, ऑप्शन डी में उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन ई में उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा, हाँ इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, पहला और दूसरा कथन इसका सही है, पहला और दूसरा कथन इसका सही है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या कह रहा है कि ग्रेटर हिमालय पश्चिम से पूर्व तक निरंतरता के लिए जाना जाता है। शिवालिक बाह्य हिमालय है जो कि उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम है। इस प्रकार प्रश्नगत पहला और तीसरा कथन सही है। ठीक है, दूसरा नहीं है। पहला कथन क्या है, ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है, और इसका तीसरा कथन है शिवालिक बाह्य हिमालय जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है। तो पहला और तीसरा कथन इसका सही है। तो इसी तरीके से आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आप लोग के लिए लाभप्रद साबित होगा। इसी तरीके की रोजाना क्लास पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल AV एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इस क्लास का बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले सके और क्लासेस को कर सके। ठीक है दोस्तों, और आपका और हमारा चैनल भी आगे ग्रोथ करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।